नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, या ऐसा कहें इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो जैसा कि इसका नाम इंटरनल एनर्जी हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, या है ना, ये सॉलिड हो, या फिर मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिस्टम हो, है ना, वो लिक्विड हो, या फिर हमारे पास कोई सिस्टम हो जो कंटेनर में इनक्लोज्ड गैस हो, है ना, कोई भी सिस्टम हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी सिस्टम हो। उस सिस्टम में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर n नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, या ऐसा कहें सिंपली n नंबर ऑफ मोशंस होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर n नंबर ऑफ एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, जैसे कि होता क्या है, कुछ कुछ है ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रही होंगी अपने ही पोजीशन पर, मान लीजिए वो रोटेट कर रही है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है लीनियरली मोशन में होंगी, कुछ मॉलिक्यूल्स अपने ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रही होगी, है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगा। इसी तरह का और भी डिफरेंट टाइप्स का फोर्सेस वहाँ पर एग्जिट कर रहा होता है। तो जब हम इन सारे फोर्सेस को एक साथ सम अप करते हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम का जब इन सारे फोर्सेस को हम लोग एक साथ सम अप करते हैं, तो जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, है ना। तो इंटरनल एनर्जी जिसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, बहुत जगह इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से भी, बट हम लोग यहाँ पर कैपिटल यू यूज कर रहे हैं। तो ये इक्वल होता है किससे, समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर सारे एनर्जीज को का जब हम लोग सम करेंगे तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगा उस सिस्टम का। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक घड़ा गिवन है, और इसमें क्या है कि हमारे पास कोई लिक्विड रखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई लिक्विड हमारे पास है। ठीक है, अब अगर हमें कोई कहे कि आप ये बताइए इस लिक्विड का कितना इंटरनल एनर्जी होगा, तो जनरली ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पीपुल्स क्या करते हैं कि एक थर्मामीटर लेंगे, इस लिक्विड में डिप करेंगे, है ना, एक थर्मामीटर लेंगे, इस लिक्विड में डिप करेंगे, और इनडायरेक्टली हमें ये बताएंगे कि भाई इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स है कि भाई ये तो बहुत एनर्जी वाला है ना। हो सकता है वो कहें कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो वो कहेंगे भाई ये तो बहुत ठंडा है, इसका एनर्जी बहुत कम है। तो वो इनडायरेक्टली हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ थर्मल एनर्जी से ही नहीं बनती, वहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, सारे को कंबाइन करना होता है, तब जा कर के हमें उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के मेजरमेंट की। क्या हम किसी भी गिवन सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं? जैसे ये हमारा स्केच पेन है, क्या हम इस स्केच पेन के इंटरनल एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं? इसका जो आंसर है वो है नो। हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो साइंस है, वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि किसी भी सिस्टम के अंदर का इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक सिस्टम है, कोई एक सर्कुलर सिस्टम हमने ले लिया। इनिशियली इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो है U1। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कोई बर्नर लाया, ऐसा कहीं से कुछ हीट दे दिया, मान लेते हैं इसे हम लोगों ने 50 जूल्स का हीट दे दिया। अब इसका जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो U2 हो गया, मान लीजिए U2 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ना तो हमें U1 पता चलेगा, ना ही U2 पता चलेगा। तो हमें पता क्या चलेगा? हमें पता चलेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो होगा U2 माइनस U1, और ये इक्वल होगा किससे? 50 जूल से। ठीक है, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
ठीक है, यहाँ पर तो हमने एक मॉलिक्यूल की बात कर ली, लेकिन जब सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाएंगे, सारे सिस्टम को एक साथ लाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, या ऐसा कहेंगे इम्पॉसिबल होगा। इसलिए हम लोग किसी भी सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया उस पर बात करते हैं, उसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट, उसमें कुछ पैसे हैं, पता हमको नहीं पता ये उसमें कितने पैसे हैं, लेकिन हैं, ठीक है, और हम आपको ऊपर से 1000 रुपये आपको उसमें हम दे देते हैं। ठीक है, अब फाइनली आपके अकाउंट में कितना पैसा हमको ये भी नहीं पता होगा, इनिशियली कितना पैसा हमको ये भी नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि इनिशियल से जो फाइनल टोटल मनी होगा वो 1000 ज़्यादा होगा, मतलब हमको चेंज इन मनी पता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग U1 U2 कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी की। तो अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी को हम कैसे बढ़ा और कैसे घटा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक सिस्टम है, ठीक है, एक जनरल सिस्टम है, हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं ले रहे हैं, जैसे बस एक जनरल सा सिस्टम है। अभी जो है इस सिस्टम में कुछ इंटरनल एनर्जी है ना, पहले से इनिशियली प्रेजेंट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक कोई बर्नर लेते हैं, इस है ना बर्नर लेते हैं और इस बर्नर से क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, है ना, इसको हीट देते हैं। जब इसको हीट देंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसका जो टेम्परेचर है वो रेज करेगा, जिसके कारण इसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। एक तो ये तरीका है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। दूसरा, या तो ये जो सिस्टम है, अगर ये जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम कुछ हीट लॉस करता है तब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमें हीट को देना होगा या फिर लेना होगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ये एक सिलेंडर ले लिया और यहाँ पर एक पिस्टन ले लिया हमने, और इसमें जो है, ठीक है, गैस इनक्लोज्ड है। अब इसका इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सेम तरीके से। या तो हम इसे कुछ हीट दे दें, हीट देंगे तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम इससे हीट ले लें, मतलब अगर गैस यहाँ पर कुछ वर्क डन करे तो इसका इंटरनल एनर्जी थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर गैस पर वर्क डन करेंगे हम लोग तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी जो है एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल होता है, ठीक है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी भी एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। और इंटरनल एनर्जी जो है हमेशा अपने फाइनल और इनिशियल स्टेट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इनिशियली उसका क्या स्टेट है और फाइनली उसका क्या स्टेट होगा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बीच के इंटरमीडिएट स्टेट्स पर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन हो तो उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। सच लाइक मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया कुछ ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस है कुछ ऐसे, मतलब इनिशियल पॉइंट ये है, हमारा जो साइकिल है वो जो है इनिशियली वापस आ जा रहा है, इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जा रहा है। तो इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल यू, ठीक है, ये ज़ीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो होता है। और अगर कहीं पर भी आइडियल गैस का बात हो रहा है तो आइडियल गैस के केस में जो भी इंटरनल एनर्जी होता है, ऐसा कहें जो टोटल इंटरनल एनर्जी होता है आइडियल गैस का, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो लगभग ज़ीरो होते हैं। तो आशा है ये जो टॉपिक है इंटरनल एनर्जी का, जो बेसिक कंसेप्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो और अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग उसको भी कवर कर सके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका डाउट्स क्लियर किया जा सके। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग इंथैल्पी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।